आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक स्पेनिश मूवी द रेड थ्रेड। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी में एक एयर होस्टेस और एक आदमी को बार बार डेस्टिनी मिलाती है और उनके नहीं चाहते हुए भी डेस्टिनी उनके साथ क्या खेल खेलती है, देखेंगे हम इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में साउथ अमेरिका की कंट्री अर्जेंटीना के एक शहर बनोस एरिस के एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस चेकिंग के लिए रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही है। चेकिंग के बाद में ये एयर होस्टेस एक काउंटर पर जाकर गाने सुनने लग जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास में एक आदमी आकर गाने सुनने लगता है। एयर होस्टेस सही से गाने को प्ले नहीं कर पा रही थी, तो ये आदमी उसकी सॉन्ग सिलेक्शन में मदद कर देता है और इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि इनकी ये बिना बात की गई छोटी सी मीटिंग इनकी ज़िंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देगी। द रेड थ्रेड जो इस मूवी का नाम है और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो ये कहती है कि इफ़ रिस्पेक्टेड ऑफ योर प्लेस एंड टाइम्स, आप कहीं पर भी पैदा हो या फिर कहीं पर भी रहें, किस्मत की डोर अगर आपको मिलाने में लग जाए तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इस डोर को या तो आप छोटा कर सकते हो या फिर लंबा कर सकते हो, आप इसको कभी भी तोड़ नहीं सकते। डेस्टिनी अगर आपको मिलाने पर उतारू हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। और इसी प्रोवर्ब को प्रूव करता मूवी का अगला सीन है। इसमें यह आदमी जिसका नाम मैनुअल होता है, तो वहाँ पर वो एयर होस्टेस जिसका नाम एब्रेल होता है, वो एक माइनर बॉय को अपने साथ में लाती है और मैनुअल को कहती है कि ये सीट इसकी है। तो वो लड़का कहता है कि मैं विंडो सीट पर बैठता हूँ। तो एब्रेल मैनुअल को बताती है कि ये लड़का अपने पेरेंट्स के बिना जर्नी कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना और इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अप्रैल की फ्रेंड अप्रैल को बताती है कि हमारी एक एयर होस्टेस को कल ड्रिंक करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो अप्रैल कहती है कि मुझे हेडेक की टेबलेट दो और ये सब बकवास मत करो। अप्रैल की फ्रेंड उसको हेडेक की टेबलेट दे देती है। फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है और अब मैनुअल अप्रैल के अकेले होने का वेट करता है। अब उसकी एक एयर होस्टेस पैसेंजर को सर्व करने जाती है तो वो अप्रैल के पास चला जाता है। तो अप्रैल पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तो मैनुअल कहता है कि मुझे फ़्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। तो अप्रैल पूछती है कि तुम आज ट्रैवल क्यों कर रहे हो, बिजनेस के लिए या प्लेजर के लिए? तो मैनुअल कहता है कि मेरे लिए बिजनेस और प्लेजर दोनों एक जैसी चीज़ हैं, क्योंकि मैं इनोलॉजिस्ट हूँ जो वाइन बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मेरा वाइन बनाने का बिजनेस है। इस बात पर अप्रैल थोड़ी मुस्कुरा देती है और वो देखती है कि उसके पास में ही उसकी फ्रेंड अपने किसी दोस्त के साथ रोमांटिक हो रही थी, जिसको देखकर ये दोनों एक दूसरे के सामने स्माइल पास करते हैं। ये दोनों मिलकर कुछ देर और बातें करते हैं। तभी फ्लाइट में एक झटका लगता है तो मैनुअल बोलता है कि क्या ये नॉर्मल है? तो अप्रैल कहती है ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। तो मैनुअल अप्रैल को इशारे में कहता है कि क्या हम दोनों किस करें तो वो भी नॉर्मल होगा। तभी वो एयर होस्टेस जो अपने फ्रेंड के साथ अंदर रोमांटिक हो रही थी वो बाहर आ जाती है। तो फिर मैनुअल वहाँ से चला जाता है और अप्रैल भी अपनी जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में मैनुअल फिर देखता है कि वो दूसरी एयर होस्टेस पैसेंजर को सर्व करने के लिए चली गई है। तो वो फिर अप्रैल के पास जाता है और अप्रैल कहती है कि यहाँ पर बार बार मत आओ, तुम्हें कोई देख लेगा और मुझे काम भी करना है। तो मैनुअल उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पर ये टैटूज़ कैसे हैं? तो अप्रैल अपनी बॉडी पर बने टैटू उसको दिखाती है और एक टैटू को दिखाते हुए कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। अप्रैल मैनुअल को एक टैटू जो उसकी थाई पर बना हुआ होता है वो भी दिखाती है। इसके बाद में अप्रैल मैनुअल को उसकी सीट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन किस्मत की डोर इनको मिलाने में जुटी थी। तभी वहाँ पर फ्लाइट में एक झटका लगता है और ये दोनों एक दूसरे से वापस टकरा जाते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये दोनों मिलकर यहाँ पर किस करते हैं। इसके बाद में मैनुअल अप्रैल से कहता है कि क्या फ़्लाइट लैंड होने के बाद में तुम मेरे साथ लंच करोगी? तो अप्रैल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम मेरे से कस्टम क्लियरेंस के बाद में मिलना। इसके बाद में मैनुअल वहां से चला जाता है। फ़्लाइट लैंड करती है। अब मैनुअल और अप्रैल दोनों ही बाहर मिलने के लिए एक्साइटेड थे। अप्रैल की सारी फ्रेंड चली जाती हैं
अप्रैल मैनुअल के क्लियरेंस का इंतज़ार करती है और वो उसको लाइन में खड़ा हुआ देखती है, लेकिन डेस्टिनी ने यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और यहाँ पर एयरपोर्ट पर कस्टम में बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सबका क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और सिक्योरिटी सभी पैसेंजर को वेट करने के लिए कहती है और किसी को भी क्लियर नहीं करती है, जिसकी वजह से अब अप्रैल मैनुअल का वेट करती रह जाती है और ये दोनों अब यहाँ पर नहीं मिल पाते। इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या कोई भी कांटेक्ट नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाते और देखते देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब अप्रैल की शादी हो चुकी होती है और उसका हस्बैंड ब्रूनो, जो एक म्यूज़िकल रॉक स्टार है, और इस हैप्पी कपल का एक 3 साल का बेटा है फेलिक्स। अप्रैल अब मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी है। वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ लोरा एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस हैप्पी कपल के भी एक डॉटर है। मैनुअल की वाइफ लोरा मैनुअल को हद से ज़्यादा प्यार करती है। ठीक उसी तरह से अप्रैल का हस्बैंड भी अप्रैल को बहुत प्यार करता है और अप्रैल का हस्बैंड ब्रूनो भी एक रॉक स्टार होता है, इसलिए ब्रूनो को भी काफ़ी जर्नी करनी पड़ती थी। इसलिए ब्रूनो और अप्रैल दोनों अलग अलग फ्लाइट में ही घुमा करते थे। आज ये दोनों मिलकर अलग अलग फ्लाइट ले रहे हैं। अप्रैल और ब्रूनो दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको काम की वजह से अलग अलग निकलना ही पड़ेगा और वो कोलंबिया के एक शहर कार्टजिना के लिए निकल जाती है। लेकिन किस्मत का धागा आखिर तो अप्रैल को मैनुअल से बांधना चाहता था, तो इधर मैनुअल कोलंबिया के इसी शहर में आने के लिए रवाना हो रहा था। कोलंबिया में लैंड होने के बाद में अप्रैल और अप्रैल की फ्रेंड अपने कैप्टन के साथ होटल में अपनी बुकिंग करवा रहे थे। तभी वो देखती है कि उसी होटल में मैनुअल भी रिसेप्शन पर बुकिंग करवाने आया हुआ है और किस्मत की डोर ने इनको फिर 7 साल बाद में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अप्रैल मैनुअल से बिना बात किए ही वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल उसके पीछे जाकर अप्रैल से बात करता है और कहता है कि भूल गई क्या। लेकिन अप्रैल कहती है कि नहीं, जानती हूँ, तुम इनोलॉजिस्ट हो ना, जो वाइन का बिजनेस करते हो, मुझे पूरी तरह से याद है। फिर अप्रैल वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा था, लेकिन हम एक दूसरे को मिल नहीं पाए। कम से कम अब ऊपर रूफ टॉप रेस्टोरेंट पर चलकर मेरे साथ लंच तो करना बनता ही है। जिद करने पर अप्रैल एग्री हो जाती है और मैनुअल के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए ऊपर चली जाती है। अप्रैल कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक वेट करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। तो मैनुअल कहता है कि मेरा उस शाम को कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया। फिर ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं और लंच का ऑर्डर करते हैं। अब अप्रैल अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात करना चाहती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है। अप्रैल फिर अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने सन फेलिक्स की फ़ोटो मैनुअल को दिखाती है और मैनुअल भी अपनी वाइफ और अपनी डॉटर की फ़ोटो अप्रैल को दिखाता है। तो वो कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। तो मैनुअल कहता है कि ये प्यार हम दोनों के बीच में भी हो सकता था, क्या तुम इस बारे में नहीं सोचती हो? तो अप्रैल कहती है कि नहीं, जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। मैनुअल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उस टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो अप्रैल कहती है कि सिर्फ़ एक किस करने से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? तो वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरे कैप्टन फ्रेंड के बर्थडे पार्टी है और मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। और अप्रैल थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाती है। अप्रैल अपने होटल रूम में जाकर अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात करती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड और उसकी को एयर होस्टेस आ जाती है और वो अप्रैल से मैनुअल के बारे में पूछती है। तो अप्रैल उसको बता देती है कि अब वो शादीशुदा है, अब उसका एक बच्चा भी है और एक बहुत ही प्यारी सी वाइफ भी है। अप्रैल कहती है कि ये सब छोड़ो, कैप्टन की बर्थडे पार्टी का टाइम हो गया है, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल अपने रूम में बैठा बैठा अपनी वाइफ से लैपटॉप पर बात करता है और थोड़ी देर बाद में बोर होने की वजह से वो होटल की छत पर आ जाता है, जहाँ से वो देखता है कि अप्रैल अपने कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में खूब इंजॉय कर रही है। अप्रैल जब मैनुअल को बाहर खड़ा देखती है तो वो उसको अंदर बुला लेती है और यहाँ पर डीजे कह रहा होता है कि सब अपना अपना पार्टनर चॉइस कर लो, सबको यहाँ पर कपल डांस करना है। तो अप्रैल मैनुअल का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है
और वो उसके साथ डांस करने लगती है। ये किस्मत की डोर ही थी जो इनको बार बार दूर जाने के बाद में भी करीब लाए जा रही थी। दिस इज़ द इनविजिबल थ्रेड ऑफ डेस्टिनी विच कनेक्ट द पीपल। यूनिवर्स की रैंडमनेस के बाद भी आपका किसी ख़ास आदमी से बार बार मिलना डेस्टिनी कहा जाएगा। यही तो इस मूवी का नाम है, द रेड थ्रेड। वो थ्रेड जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है, एक दूसरे की तरफ खींचता है, एक दूसरे से दूर भी ले जाता है। लेकिन ये डोर कभी टूटती नहीं है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जिसको मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। ठीक ऐसे ही एब्रेल और मैनुअल के साथ हो रहा था। डांस करने के बाद में ये दोनों होटल की छत पर चले जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। तो मैनुअल एब्रेल से कहता है कि क्या कल साइट सीइंग करने चलेंगे, लेकिन एब्रेल बिना कोई जवाब दिए मैनुअल को बाय कहकर जाने लगती है। जाने से पहले एब्रेल मैनुअल को गाल पर किस करती है, तो मैनुअल उसको वापस से किस करने लगता है। तो वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। लेकिन जल्दी ही एब्रेल पीछे हट जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर एब्रेल अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने सन फेलिक्स से वीडियो कॉल पर बात करती है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, इसलिए अब एब्रेल अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पा रही है। तो एब्रेल ने सोचा कि अब होटल में बोर होने और टीवी देखने से तो अच्छा है बाहर कहीं घूमकर आया जाए, और वो कंफर्टेबल क्लोथ में अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो अपनी फ्रेंड को साथ में ले जाना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी फ्रेंड कैप्टन के साथ रोमांस कर रही है। तो वो खुशी खुशी उन दोनों को अकेला छोड़कर अकेले ही साइट सीइंग करने निकल जाती है। जाते समय वो देखती है कि मैनुअल अपनी वाइन की बोतल को एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। मैनुअल एब्रेल के पास आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो एब्रेल कहती है कि मुझे आर्ट फेयर में जाना है, लेकिन मैं मैप रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है मैं कैसे जाऊँ। तो मैनुअल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो एब्रेल कहती है कि नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगी। तो फिर मैनुअल अकेले ही साइट सीइंग के लिए जाने लगता है, जिसको देखकर एब्रेल काफ़ी इम्प्रेस होती है। उसने किसी भी चीज़ के लिए उसको फोर्स नहीं किया, और अब एब्रेल भी मैनुअल के साथ साइट सीइंग करने के लिए चली जाती है। ये दोनों मिलकर काफ़ी साइट सीइंग करते हैं और एक आर्ट फेयर में जाते हैं, जहाँ ये दोनों बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। मैनुअल यहाँ से एक हार्ट रिंग खरीदता है जो वो एब्रेल को देना चाहता है। यहाँ पर काफ़ी देर घूमने के बाद में ये दोनों एक जगह दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर एब्रेल मैनुअल को कहती है कि यहाँ पर कितना फ्री फील होता है, यहाँ पर कितना लिबरेटिंग फील होता है, और एब्रेल मैनुअल को उठकर किस करने लग जाती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और ये दोनों उठकर एक टनल में चले जाते हैं। लेकिन एब्रेल अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी। वो फिर टनल के बाहर चली जाती है और वो बारिश में एंजॉय करने लगती है। द रेड थ्रेड, किस्मत की वो डोर जो इनको पहली बार एयरपोर्ट पर मिलवाने के बाद में काफ़ी खिंच गई थी, अब वो डोर वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और इन दोनों को बेहद करीब ले आई है। लाइफ में बारिश कोई प्लान नहीं कर सकता, रैंडमनेस और चांसेस कोई प्लान नहीं कर सकता है, ये सब डेस्टिनी है। और इसी डेस्टिनी के चलते एब्रेल और मैनुअल एक दूसरे के साथ यहाँ पर अल्टीमेट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैनुअल एब्रेल को वही रिंग गिफ्ट करता है जो वो आर्ट फेयर से उसके लिए लेकर आया था। थोड़ी देर बाद में मैनुअल की वाइफ का फ़ोन आता है, तो एब्रेल ध्यान से सुनती है कि वो क्या बात कर रहा है। वो सुनती है कि मैनुअल ये कह रहा है कि मीटिंग में बिज़ी हूँ, मुझे 1-2 दिन और लग जाएंगे, और वो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा होता है, जिसकी वजह से एब्रेल को ऐसा लगा कि वो भी तो ऐसा ही कर रही है और उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है। मैनुअल उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, मेरी वाइफ का कॉल आंसर किया क्या, इसलिए तुम अपसेट हो क्या। तो एब्रेल कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम किसी और के साथ हो। तो मैनुअल कहता है कि तो वो तो तुम भी हो, तुम्हारा भी तो एक हस्बैंड है ना। और एब्रेल कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम दोनों प्यार सच में किसी और से करते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो मैनुअल कहता है कि हमारा फ्यूचर है, हमारा चांस है। तो एब्रेल कहती है कि कोई चांस नहीं है, एक ही टाइम में मैं 2 आदमियों को प्यार नहीं कर सकती, और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और वो अपसेट होकर रोते रोते वहाँ से चली जाती है और मैनुअल भी अपने घर की तरफ उदास मन से चला जाता है।
काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब मैनुअल का मन अपने काम में भी नहीं लग रहा होता है। वो बार बार फेसबुक पर एप्रिल की फ़ोटो देखकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है। थक हार कर मैनुअल अब एप्रिल को मैसेंजर पर मैसेज करता है कि अब मुझसे सहन नहीं होता है, चलो मिलते हैं। तुरंत ही एप्रिल मैसेज पढ़ती है और कुछ सोचने के बाद में रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस जवाब को पढ़कर मैनुअल काफ़ी निराश होता है और एप्रिल ने भी ये जवाब अपनी खुशी से नहीं लिखा था। उसको पता था कि वो अगर मैनुअल से मिलती रहेगी तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। लेकिन किस्मत की डोर, द थ्रेड ऑफ डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लान किया था। आज मैनुअल की वाइफ लौरा, जो कि एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और ब्रूनो, जो कि एक म्यूजिकल रॉक स्टार है, उसका फ़ोटोशूट कर रही है और उसके साथ में उसकी वाइफ एप्रिल भी आई है। वैसे तो मैनुअल अपनी वाइफ की फ़ोटोशूट साइट पर नहीं आता है, लेकिन आज उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया है और किस्मत की डोर ने मैनुअल और एप्रिल को फिर से एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैनुअल की वाइफ लौरा मैनुअल को एप्रिल और उसके हस्बैंड से मिलाती है। उसको क्या पता कि मैनुअल और एप्रिल एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद में ब्रूनो और लौरा तो फ़ोटोशूट में बिज़ी हो जाते हैं, तो इधर मैनुअल और एप्रिल आपस में ही बात करने लगते हैं। तो एप्रिल पूछती है कि तुम यहाँ पर आई ही क्यों हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? लेकिन मैनुअल कहाँ मानने वाला था और अब वो एप्रिल के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है, तो एप्रिल उसको रोक देती है। तो मैनुअल उसको कहता है कि यहाँ से कुछ भी बहाना बनाकर निकल जाते हैं और मेरे साथ तुम होटल रूम में चलो। ये सुनकर एप्रिल को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और मैनुअल वहाँ से अपने होटल रूम में चला जाता है। लेकिन एप्रिल से भी कंट्रोल हो नहीं रहा था, तो वो फाइनली मैनुअल के रूम में चली जाती है और उसके साथ अल्टीमेट होती है। तभी वहाँ पर फ़ोन रिंग करने लगता है और जब एप्रिल फ़ोन पिक करती है तो उसको पता चलता है कि 20 मिस कॉल आए हुए हैं, जो कि उसने पिक नहीं किए क्योंकि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी। आज वो अपने बेटे फेलिक्स को स्कूल से पिक करने जाने वाली थी, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया और वो उसके साथ रोमांटिक होने के चक्कर में अपने बच्चे को स्कूल से पिक करना भूल गई। तो उसकी टीचर ने एप्रिल को बहुत बार कॉल किया। फाइनली उसने उसके बेटे फेलिक्स के डैड ब्रूनो को बुलाकर फेलिक्स को स्कूल से पिक करवाया। अब इस बात से एप्रिल काफ़ी डर जाती है कि मैनुअल के साथ रोमांटिक होने के चक्कर में किस तरह वो अपनी फैमिली को खतरे में डाल रही है। अब एप्रिल रोते हुए अपने घर पर जाती है और घर पर जाकर वो अपने बेटे फेलिक्स को देखती है कि वो सो रहा है। तो अब एप्रिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरी तरफ मैनुअल की वाइफ लौरा फ़ोटोशूट साइट पर उसके द्वारा ली हुई मैनुअल और एप्रिल की कुछ फ़ोटो वो मैनुअल को दिखाती है और एक फ़ोटो को जूम कर कर दिखाती है, जिसमें मैनुअल काफ़ी इंटेंस होकर एप्रिल की तरफ देख रहा था। अब लौरा एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र थी, वो किसी की भी फेस रीडिंग कर सकती थी। वो चेहरे पर इमोशन को ईजिली पढ़ लेती और अब उसको पता चल गया है कि मैनुअल और एप्रिल के बीच में अफेयर चल रहा है। तो वो लौरा को कहता है कि मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था। तो लौरा कहती है कि क्या मतलब बताने ही वाला था? मतलब तुम किसी से भी मिले, तुम्हें उससे प्यार हो गया, तुम उसके प्यार में पड़ गए और मेरा टाइम ख़त्म। तो मैनुअल कहता है कि देखो, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो लौरा कहती है कि तुम्हारे साथ ही क्यों होता है ये सब, मेरे साथ तो कभी नहीं होती ऐसी चीज़ें। मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाली औरत तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एप्रिल भी अपने घर में बहुत दुखी होती है। ना तो वो मैनुअल के साथ ओपनली रह सकती है और ना ही क्लियरली उसके बारे में अपने हस्बैंड को बता सकती है। वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसको बार बार परेशान और रोता हुआ देखकर उसका हस्बैंड ब्रूनो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, तुम मुझे क्लियरली बताती क्यों नहीं हो। बहुत ज़्यादा जिद करने पर एप्रिल कहती है कि उसने झूठ बोला था। वो उस दिन उसके बेटे फेलिक्स को इसलिए लेने नहीं गई थी क्योंकि वो एक आदमी मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी और काफ़ी टाइम से उसके साथ रिलेशन में है। ये सुनकर ब्रूनो काफ़ी शॉक हो जाता है और एप्रिल कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ।
तो उसका हस्बैंड ब्रूनो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा और ना ही फेलिक्स तुम्हें कभी माफ़ कर पाएगा। इस बात पर अप्रैल काफ़ी रोती है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी अब वो घर छोड़कर जा रही थी। वो मैसेज कर कर मैनुअल को एयरपोर्ट पर बुलाती है और भारी मन से अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए टैक्सी में बैठ जाती है और हमेशा हमेशा के लिए मैनुअल के साथ रहने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था और अब मैनुअल भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और भारी मन से रोते हुए अप्रैल भी एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। अप्रैल कार में बैठे बैठे मैनुअल को देखकर बहुत रोती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़कर आई है और मैनुअल के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। ये वही सपना है जो उसने कई साल पहले अपने हस्बैंड के साथ भी देखा था। अब वो एक नई खुशी की तलाश में अपनी सारी दुनिया छोड़कर निकल पड़ी है। भारी मन से हिम्मत बटोरकर अप्रैल मैनुअल को मैसेज करती है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। अप्रैल मैनुअल को मैसेज पढ़ते हुए कार के अंदर से ही देखती है। वो निराश होकर अपना फ़ोन अपने कोट की जेब में रख देता है। अप्रैल ड्राइवर को बोलती है कि चलो यहाँ से, और वो फिर से अपने घर की तरफ चली जाती है, क्योंकि डेस्टिनी की डोर तो उसके हस्बैंड के साथ भी जुड़ी थी, उसके बच्चे के साथ भी जुड़ी थी, जो अब फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और उसकी फैमिली को पास लाने का काम कर रही है। क्या वो अब कभी मैनुअल से मिलेगी, किसे पता। डेस्टिनी किस्मत किसे कब कहाँ मिला दे, कोई नहीं कह सकता। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।